स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ विकास स्टडी क्लब में आप सभी का है। तो आप सभी फटाफट कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको आपकी सफलता तक हम पहुँचाएंगे। बस दिल थाम के आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आपको पता है कि इंसान को चलने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है? थर्ड। क्रिया और प्रतिक्रिया होना चाहिए, यानी किसी वस्तु को हम लोग फिसलन कम कर देंगे तो हम लोग को चलना मुश्किल है। हम लोग पता है कि जो कीचड़ वाला सड़क होता है या बरसात के टाइम में या गीले ज़मीन पर हम लोग बहुत जल्द गिर गिर जाते हैं, या आप लोग बाथरूम वगैरह में सुने हुए कि लोग आसानी से गिर जाते हैं जहाँ पर साबुन वगैरह का मात्रा रहता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर आपका जो घर्षण होता है वो शून्य हो जाता है। तो घर्षण रहेगा तभी हम लोग चल पाएंगे। या बर्फ़ की बात कर रहे हैं, तुमको पता है कि बर्फ़ जो होता है सड़क से ज़्यादा चिकना होता है, यानी यहाँ पर घर्षण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर चलना क्या होगा? कठिन होगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बर्फ़ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ऑप्शन देते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसका सही एग्जाम्पल होगा तभी आपको समझ में आएगा, ताकि और भी आगे आप क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बना सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होता है। बी, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सी, थोड़ा नीचे आ जाएगा। डी, ऊपर या नीचे होगा जो उस पर पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तब आपको बता देते हैं कि जब एक नदी पर चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो क्या घटना होती है। पहले लेते हैं नदी, उसके बाद समुद्र। तो आपको पता है कि नदी का जो पानी होता है उस समुद्र के पानी से इसका घनत्व कम होता है, कारण कि पानी जो समुद्र का होता है वो लवणीय होता है। लवण की मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक होती है। और जब इसमें लवण का मात्रा अधिक होगा तो इसका घनत्व पानी नदी के पानी से क्या होगा? अधिक होगा। सुने होंगे कि समुद्र में तैरना भी आसान होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो नदी से चला करके ले जाएंगे समुद्र में, तो समुद्र में इसका थोड़ा स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व नदी के घनत्व से क्या है? अधिक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बी। आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि घनत्व का अंतर होने से। तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? यह लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने का। बी, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। डी, पारा पानी से भारी होता है। आपको बता दें, ये पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। लोहा जो है पारे में तैरता है, पानी में डूबता है। तभी इसके पहले हमने एक बताया नदी और समुद्र का एग्जाम्पल जो घनत्व पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पारा है और उसके बाद क्या है? पानी है। तो जो पारा का घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है? अधिक होता है। इस पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसीलिए ये जो कील है पारे में तैरता है और पानी में डूब जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पर भी एक घनत्व का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, -4 डिग्री पर। बता दें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सेट में पिछला जो सेट था उसमें क्वेश्चन मिला था कि पानी को गर्म करते हैं तो क्या था। तो पता है कि पानी को जब हम लोग 1 से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। तो जब आयतन सिकुड़ेगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको असमानता का भी नियम हम लोग आता है जो ये पानी में पाया जाता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। बी आंसर होगा।
4 डिग्री पर इसका घनत्व तो सबसे क्या होता है, अधिक होता है, जब इसको हम लोग शुरुआती गर्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो आपको बताना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा घनत्व अपरिवर्तित। मान लीजिए कोई दूध है, अब दूध में कितना पानी मिला दे तो उसमें से जो छेना निकलता है वो आपका मात्रा घटेगा और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कितना है पानी दूध में मिला ही है, लेकिन उसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। आपका उसकी जो छेना की मात्रा होती है वो बढ़ नहीं पाएगी, पानी मिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। आपको आइसबर्ग समझ लेते हैं क्या। आपको पता है कि समुद्री जल में बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा विशाल चट्टान तैरते रहता है। आपको पता होगा जहाज का जो बहुत सारा जो घटना होता है वो आइसबर्ग के कारण होता है, क्योंकि दिखता नहीं है और उसमें जहाज जो है टकरा जाता है। तो ये कह रहा है कि ये समुद्र के ऊपर कितना दिखता है, तो आपको पता है टोटल 10 भाग लेते हैं, और 10 भाग में से जो का 9 भाग होता है पानी के नीचे रहता है, और जो 1 भाग होता है वो कहाँ रहता है, पानी के ऊपर रहता है। यानी कि 10 का 1 भाग जो पानी के ऊपर रहता था। आंसर इसमें हो जाएगा बी। 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है समुद्र में। हमें दूर से देखने पर छोटा आता है, लेकिन हम लोग जब नज़दीक आते हैं तो घटना होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। जो हम लोग वहाँ पर सोनार की मात्रा से, सोनार की सहायता से इसको हम लोग आकलन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बी, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। सी, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है फिर बढ़ता है। डी, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। तो पहले समझ लेते हैं दाब का जो गलनांक पर है वो असर कैसा होता है। आप लोग कुकर देखे होंगे, जो हम लोग खाना बनाते हैं, और एक हम लोग जो खुला बर्तन में खाना बनाते हैं, तो आपको पता होगा कुकर में जो है वो खाना बहुत जल्दी पकता है खुला के अपेक्षा। कारण क्या है कि इसमें गैस बनता है और इसमें गैस आपका निकल जाता है। तो इसमें गैस जब भरेगा तो ये कुकर का दबाव बनता है। क्या बनता है, दबाव। और दबाव बनने से क्या होता है कि इसका गलनांक जो है आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, और गलनांक क्या होता है, घट जाता है। राइट, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और गलनांक उसका घट जाता है। हम लोग सिंपल सा बर्फ ले लेते हैं 2 टुकड़ा, इसको हम लोग दबाते हैं आपस में, तो इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, घटने लगता है, यानी जमने लगता है। तो इसके संपर्क में जो सतह है आसानी से क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ए, वायुदाब में कमी के कारण। बी, वायुदाब में वृद्धि के कारण। सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। डी, अत्यधिक भार के कारण। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो वायुदाब होता है, जो पायरोमीटर से 76 होता है लगभग, और ये क्या होता है कि अर्थ पर हमारी दबाव को कायम रखता है। लेकिन हम लोग अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पृथ्वी को छोड़ते हैं, तो ये वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। और कम होता है तो वहाँ पर आपको स्याही जो होती है पेन से बाहर आने लगती है। या आप लोग देखेंगे ऊंचे पर पर्वत पर लोग चढ़ते हैं तो नाक से ब्लड भी आने लगता है। ये सब वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण से होता है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण से होता है। आंसर ए हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के तापमान पर उबलता है,
ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो अभी हम बताएंगे जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अर्थ से, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा बिंदु नीचे जाता है। आंसर यही सही होगा कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो इसका जो क्वथनांक बिंदु है 100 से कहाँ चला आता है, नीचे की तरफ चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आपको पता है कि साबुन का जो बुलबुला होता है इसके बाहरी दाब से अधिक होता है, क्योंकि अगर अधिक नहीं रहेगा तो ये फिर फूट जाएगा, ये दबाव इसको तोड़ देगा। तो इसका जो दबाव होता है इसके दबाव से अधिक होता है, तभी ये गोला गोला बूंद बना रहता है। जैसे इसका दबाव कम होगा तो ये आपका बुलबुला फूट जाएगा, राइट। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेट, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों को, हमारे साथ जुड़िए, हमको अपना प्यार बनाए रखिए और कामना करते हैं कि आपको सफलता मिले। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में ए स्थिर तथा शांत होगा, बी वर्षा युक्त होगा, सी ठंडा होगा, डी तूफान आएगा। तो हम मान लेते हैं पहले यहाँ पर सिंपल सा एक पारा दाबी होता है, जब उसका पारा गिरता है या बढ़ता है या अचानक से गिरता है तो उसकी अलग अलग संकेत हो जाती है। अगर पारा अचानक से गिरता है तो मौसम में आपका तूफान आने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, तूफान आएगा। अचानक से गिरता है रीडिंग तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो इसका जवाब हमने पहले ही दिया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर दबाव बढ़ने से आपका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब तथा पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें सही होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका हमने पहले कर दिया है कि इसमें जो कुकर होता है वो बंद होता है, इसमें गैस अधिक जमा होने से इसका दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी वायु दाब घट जाता है। तो आपको पता होगा कि गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, और ये क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस भरने से ऊपर जाने लगता है गुब्बारा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, सबसे हल्का गैस होता है। भी एक सवाल पूछ सकता है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि सबसे हल्का गैस होता है। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो आपको पता है कि गुब्बारा में जो हवा होता है वो अंदर से दबाव बाहर की तरफ डालता है, और वायुमंडलीय दाब जो होता है बाहर से अंदर की तरफ दबाव डालता है। अब ये जब ऊपर की तरफ गुब्बारा जाएगा तो इसका वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और अंदर का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब जब कम होगा तो ये गुब्बारा बाहर की ओर स्ट्रेच करने लगेगा और हाइड्रोजन इसको दबा करके फाड़ देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, वायुमंडल दाब क्या होता है, घट जाता है। तो आई होप कि बहुत अच्छा सबको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को, और अपना प्यार हमें बरसाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो आपको बता दें कि जो सूरज का ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन परिवर्तित होकर हीलियम बन जाता है। तो हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का
निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा नाभिकीय संलयन होगा। राइट। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको ख्याल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको पता होगा कि ऊर्जा दो तरह से होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और स्थिर ऊर्जा होती है। तो घड़ी की जो चाबी होते हैं उसमें स्थिर ऊर्जा मौजूद रहती है। आपको ये आपका बी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तुमको पता है कि जो रबड़ होता है वो इस तरह से रहता है। तो ये क्यों रहता है कि इसमें स्थिर ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? स्थिर ऊर्जा पाया जाता है, क्योंकि ये स्थिर रहता है और जब हम बैठते हैं तो ये अंदर की तरफ झुक जाता है। इसका स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तब इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी स्थित ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो आपको बता रहे हैं कि जो ए है चलती हुई गोली, तो गोली तो चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि जब स्थान परिवर्तित हो रहा है तो ये गतिज ऊर्जा है। पानी बह रहा है तो गतिज ऊर्जा है। हथौड़ा चल रहा है तो गतिज। लेकिन खींचा हुआ धनुष, यानी इस तरह से धनुष होता है और इसको हम लोग खींचे हुए हैं इस पर। तो जब खींचे हुए हैं नीचे की तरफ ऐसे, तो ये रुका हुआ है, तो इसमें कोई ऊर्जा चल नहीं रहा है, बल्कि कैसा है? स्थिर है। तो आपका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी तीन गुनी बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु की गति दोगुनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 4 गुना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, चौगुनी हो जाती है, क्योंकि आपका इसमें जो भी का होता है गतिज ऊर्जा वो उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 गुना होता है के बराबर। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करके इसका पता लगा सकते हैं कि कितना गुना बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले साटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी है परासरण का नियम। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी का जितना ऊर्जा है नहीं तो ये घटता है और नहीं बढ़ता है, बट एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो अपना रूप बदल सकता है, परंतु उसकी मात्रा घटती नहीं है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, फिर वही ऊर्जा दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम पर कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, साइकिल भौतिक विज्ञान साइकिल चलाने वाला, साइकिल यहाँ पर होगा, थोड़ा सा गलत कर दिया है। साइकिल चलाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया है आप लोगों से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। साइकिल भौतिक विज्ञान चलाने वाला माल क्यों झुकता है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं कि साइकिल चलाता है तो जो उस पर बैठा रहता है तो आगे की तरफ झुका रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है प्रिंट में, आगे की तरफ झुका रहता है, यानी साइकिल पर हम लोग जब बैठते हैं तो साइकिल के बैठने वाला व्यक्ति आगे की तरफ झुका रहता है। कैसे झुका रहता है? आगे की तरफ। क्यों झुका रहता है? आप लोग क्वेश्चन में ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इसका ऑप्शन है, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी।
वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाए। वो झुकता है ताकि मार्ग पर चलने से पहियों का दबाव डाला जा सके। और झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। तो आपको बता दें कि हम लोग पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो आगे तरफ झुके रहते हैं ताकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसके आगे तरफ लगेगा, नहीं तो पीछे की तरफ लगेगा तो वो व्यक्ति पहाड़ से नीचे आ जाएगा। उस तरह से साइकिल भी चलाते हैं तो आगे तरफ झुके रहते हैं ताकि गुरुत्व आगे बना रहे और साइकिल आसानी से चलता रहे। आधार का उसका जो गुरुत्वीय केंद्र हो वो अंदर की तरफ हो। अगर पीछे की तरफ झुकेगा तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र अंदर बना रहे, अंदर, यानी बी आंसर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल और बाह्य बल। तो इसमें आ जाएगा अपकेंद्री बल। हम लोग मथनी को घुमाते हैं इस तरह से, और ये जो मथनी होता है ये इस तरह से फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, जिससे कि मक्खन निकालने में क्या होता है, आसानी होता है। ये आपका अपकेंद्री बल पर होगा। किस बल पर काम करेगा? अपकेंद्री बल पर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो हमको बता दें कि द्रव्यमान जो होता है और भार में क्या गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संबंध है। तो हमको पता है कि पृथ्वी और चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा बदलते रहता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि भार उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पर काम नहीं करता है, यानी यहाँ द्रव्यमान जो है वो चांद पर भी होगा। तो आपका यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए और आपका प्यार बना रहे। आपको अगर आशीर्वाद मिला तो हम लोग जल्दी ही लाइव आपको क्लास देंगे और टॉपिक वाइज क्लास देंगे। संपूर्ण क्लास होगा और आपका सिलेक्शन होना हमारी जिम्मेवारी है। आप मेहनत कीजिए, आपको सिलेक्शन तक हम पहुँचाएँगे। और ये रेलवे, ग्रुप डी, SSC, बैंक, इस सब के लिए क्वेश्चन आपको खास तौर से महत्वपूर्ण है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन उठाया गया है BPSC 2004 से और यूपी PCS 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सबके लिए है, आप लोग जम करके इस तरह के क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी शिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही है। तो पता है लिफ्ट में लोग जब बैठते हैं तो इसमें कोई तरह की घटना होती है। जब लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ बढ़ता है तो भार लगेगा कि बढ़ गया। जब अचानक नीचे आएगा तो आपका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। और मान लीजिए लिफ्ट टूट जाए तो आपका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भार आपका कह रहा है कि कब अधिक होगा, तो कब अधिक होगा, जब ऊपर जाएगा तब। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा। राइट, तो तीनों बार हमने बता दिया, तीनों एक्सप्लेनेशन दे दिया। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा आप उस तरह का जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आप बताएंगे, हमने इसका एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट दिया। कमेंट करेंगे आप लोग खुद, इसको हम लोग खुद आप लोग इसका कमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अभी हम, ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपका भार कम हो जाएगा अचानक, आपने बताया अभी। सो आप कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो बता दें कि 1/6 हो जाता है। हमने कई बार इसका एक्सप्लेनेशन और जिक्र किया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, चांद पर 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि
द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो बता दें, जो लोलक होता है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से और ऐसे ऐसे झूलता रहता है, तो इसका काल अवधि किस पर डिपेंड करता है? इसकी लंबाई पर। जो रस्सी की लंबाई होती है उस पर। अगर मुझे लंबाई यहीं बढ़ती है तो इसका जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप इस फिगर से समझ पा रहे हैं, इतना होगा। अगर नीचे आता है तो फिर ये इस तरह से बढ़ जाएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? लंबाई के ऊपर। लंबाई यानी बी हो जाएगा आंसर। आप फिगर से भी समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया कि इसकी जो गति होती है वो इस लंबाई पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ते चला जाता है। तो आपको पता है कि गर्मी के दिन में जो धातु होता है उसमें लंबाई विस्तार होता है, वो बढ़ता है। तो जब बढ़ेगा तो ये आपका सुस्त पड़ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, लंबाई बढ़ने के कारण। उसका जो दोलन की क्रिया है वो समय अधिक ले लेता है, क्योंकि पहले इतना ही में था, अब इसका टाइमिंग इतना लेना पड़ेगा क्योंकि ये लंबाई बढ़ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर के माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो आप इसको पढ़ लेंगे। और ये आपको एक HW के तौर पर क्वेश्चन हम एक छोड़ देते हैं, जो पहला सेट में नहीं किए थे लेकिन इस सेट में करते हैं। और आपको इसका जवाब देना है। बहुत सिंपल सा जवाब है, तो आप इसको जवाब देंगे सभी लोग कमेंट करके। हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसका हम लोग जवाब नेक्स्ट में देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग को जवाब देना ही देना है, क्योंकि हम देखें कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं भी आता है तो आप नहीं लिख करके कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य की विकृति के अनुपात को कहते हैं पार्श्व अनुपात, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक या प्रत्यास्थ गुणांक। तो ये होता है पार्श्व गुणांक। कौन सा होता है? पार्श्व गुणांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सतही तनाव के कारण वायुमंडलीय वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। आपको बता दें, जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है, और इसको हम लोग श्यानता का जो सरफेस टेंशन बोलते हैं हम लोग, इस सरफेस टेंशन का होता है। आपको पता है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जो है वो सिकुड़ कर छोटा होना चाहता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन का नियम कहते हैं, सतही तनाव। तो वर्षा की जो बूंदें होती है, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड हमेशा अपना छोटा क्षेत्र लेना चाहता है, इसीलिए वो बूंद गोला गोला हो जाता है। आप कोई भी लिक्विड आसमान में फेंक करके देखेंगे खुले में, वो गोला हो जाता है। तो ये वर्षा का भी जो बूंदें होती है वो गोला हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सतही तनाव का आंसर ए होगा। तो इस सेट का 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, और टोटल हमारा 60 हो गया दोनों सेट का मिला करके। तो और 40 क्वेश्चन बचता है, जो नेक्स्ट भाग में आपको मिलेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण